हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, फिजिक्स की क्लास में आज हम नया टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इसे हम शॉर्ट में ईएमआई के नाम से पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है बच्चों? बच्चों, आपने देखा अभी तक की स्टडी में फिजिक्स में एक सीक्वेंस जैसा मेंटेन होके चल रहा था। सबसे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी, यस की नो? इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ी, मतलब जिसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं कि चार्जेस रुके हुए थे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर इसके बाद आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी। ये यूनिट नंबर 1 खत्म हो गई। फिर आपने सेकेंड नंबर में करंट पढ़ा। देन आपने ये देखा कि करंट की मदद से कैसे प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। देखा ना आपने, जिसे आपने नाम दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब विद द हेल्प ऑफ करंट आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस करने के बाद आपने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ठीक है ना, मैग्नेट एंड इट्स मटेरियल, मैग्नेटिज्म में आपने मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब हम क्या करने वाले हैं? अभी देखा था आपने पिछले चैप्टर्स में कि आपने विद द हेल्प ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। तो करंट जो आता है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है। मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आपने क्या प्रोड्यूस कर लिया? आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया यहाँ पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको इसका उल्टा करना है। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड रहेगी और आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड से क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। क्लियर हो गया? तो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। इस जोड़ी को, इस तरीके के रिलेशनशिप को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक का मैग्नेटिक में और मैग्नेट का इलेक्ट्रिसिटी में इंडक्शन होना, प्रभाव होना। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, इंडक्शन का मतलब होता है बेटा प्रभाव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है प्रभाव। तो चलिए चैप्टर को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आती है इस चैप्टर में बेटा, जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, आपको हमने ये पिछले चैप्टर में भी बताया था जब थ्योरी पढ़ाई थी हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स की, मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल की। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। किसी गिवन एरिया, हाँ, ये बिल्कुल सही, नॉर्मली पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मली टू दैट सरफेस। किसी गिवन सरफेस से परपेंडिकुलरली जाने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस को आप मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे ये देखिए, ये आपके पास में कोई सरफेस है और इस सरफेस का एरिया जो है, इसको ए यूनिट, ए स्क्वायर यूनिट मान लीजिए। ओके, क्योंकि एरिया को स्क्वायर यूनिट में लिया जाता है, तो इसका एरिया ए स्क्वायर यूनिट है। और इसमें से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलरली निकल रही हैं इस तरीके से। ये देखिए, क्लियर हो गया? तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से परपेंडिकुलरली निकले जा रही हैं। ठीक है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करती हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। क्लियर हो गया बेटा? हेलो? सो दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और अब इसमें से इस ए एरिया से निकल रही हैं, तो हम निकालेंगे कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। ओके,
सो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी। ओके, अगर आप एक पॉइंट से निकल रहा है बी, अगर एक पॉइंट से निकल रहा है बी, तो टोटल एरिया से कितना निकलेगा, बी इंटू ए। सो नेट फ्लक्स इक्वल्स टू बी इंटू ए। ये आपके पास नेट फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो एक बार फिर बताऊंगा बच्चों, देखिए एक पॉइंट से जाने वाले वेक्टर को अगर मैं बी वेक्टर बोलूंगा, ओके, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर है बी वेक्टर। अगर एक पॉइंट से जाने वाला वेक्टर बी है, तो ऑल टोटल एरिया से जाए ए एरिया है, तो इससे जाने वाला नेट वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, बी इंटू ए। क्लियर हो गया? सो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल्स टू बी टाइम्स ए। ओके, ये हो गया बी इंटू ए। बी की यूनिट किस में होती है, टेस्ला होती है, और इसे किस में नापा जाता है, मीटर स्क्वायर में। तो बी की यूनिट होती है टेस्ला, और ए की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो फाई को क्या बोलते हैं, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, या इसे नाम दिया गया है वेबर। ठीक है, तो फ्लक्स की यूनिट हुआ करती है वेबर। बन जाएगा? क्लियर हो गया? अब यहां से बी की भी एक नई यूनिट आपको मिल सकती है। कैसे? क्योंकि आपने देख लिया कि फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए होता है। सो बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, फाई डिवाइडेड बाई ए। सो बी इज इक्वल्स टू फाई की यूनिट वेबर, और यहाँ पे एरिया की क्या हो रही, मीटर स्क्वायर। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड यू नो कि बी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। ठीक ना? तो टेस्ला इज इक्वल्स टू कितना होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? तो यहाँ पे आपके पास में आ गया है मैग्नेटिक फ्लक्स का इंट्रोडक्शन हमने कर दिया है। दैट व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलरली पासिंग थ्रू एनी गिवन सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है? चलिए, अभी यहाँ पर आपने देखा कि पूरा पूरा फ्लक्स आपने देख लिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि पूरे पूरे सरफेस से जा रहा है। बट यदि पूरे पूरे सरफेस से ना जाए तो फिर क्या होगा, देखिए यही हमारे पास सरफेस है, और यदि पूरे पूरे सरफेस से फ्लक्स ना जाए, ये देखिए ये हमारे पास एक गिवन सरफेस है, बट इतने में से हमारे पास एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ जा रही हैं। मान लीजिए इसमें हमने पूरे के पूरे सरफेस को ही एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बी इंटेंसिटी के वेक्टर में इसको एक्सपोज कर रखा है। बी इज द वेक्टर। ठीक है बेटा? अब ये देखिए, सो पूरे से ये बी वेक्टर जा रहा है, बट हम इंटरेस्टेड हैं अपने सरफेस को लेकर के। ये देखिए कुछ हमारे पास जो सरफेस है दैट इज इक्वल्स टू, उसको डीएस ले लेते हैं। ठीक है बेटा? तो उस सरफेस का नाम डीएस है। तो अब यहाँ पे आप जानते हो कि पूरे में से तो पूरा फ्लक्स फाई जाएगा, बट छोटा सा फ्लक्स डी फाई किससे जाएगा, डीएस से जाएगा। ओके, सो डीएस सरफेस से जाने वाला फ्लक्स अगर डी फाई है, सो डी फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी वेक्टर टाइम्स डीएस वेक्टर। क्लियर कि नॉट क्लियर? बी इंटू डी एस। सो ये हो गया डी फाई। नाउ टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई हो जाएगा। ओके, और टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। सो डी फाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी इंटू डी एस, और बी भी वेक्टर क्वांटिटी है और डी एस भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है वो स्केलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा। राइट? हाँ। सो जो नेट फ्लक्स हो जाएगा, अगर आप इंटीग्रेशन की फॉर्म से निकालना चाह रहे हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू हो गया कितना, बी डॉट डी एस। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये रेगुलर केसेस आपने देख लिए हैं, दो तीन कुछ रेगुलर केसेस आपने देख लिए हैं। अब देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस तरीके से जाए, अब आपको एरिया वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था, जब हमने आपको गॉस थ्योरम पढ़ाई थी, तो हमने बताया था कि जो एरिया वेक्टर होता है वो गिवन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये होता है एरिया वेक्टर। राइट? किसी एरिया के गिवन एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर जाता है, यूनिट वेक्टर, उसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। इसे आप डीएस का वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा? चलिए, तो अब होने क्या वाला है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपके पास कोई गिवन सरफेस है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा था, बिल्कुल परपेंडिकुलरली आ रहा था सरफेस को पेनेट्रेट करके,
90 डिग्री पे जा रहा था, बट इस बार मैग्नेटिक फील्ड जो है सरफेस को 90 डिग्री पेनेट्रेट करके नहीं जा रहा है, कुछ इस तरीके से पेनेट्रेट करके जा रहा है। बी क्लियर के नॉट क्लियर? हम्म ये मान लीजिए वो अपना सरफेस है, इसका एरिया है ds। क्लियर? तो अब ये जो बी वेक्टर है ये हमारे सरफेस के नॉर्मल वेक्टर के साथ, ये सरफेस का नॉर्मल वेक्टर है एन कैप, इसके साथ एक एंगल बना रहा है, इस एंगल का नाम है थीटा। ठीक है बेटा? हाँ ये देखिए, इस एंगल का नाम कितना है? थीटा नाम है। तो अब इस बी के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक कंपोनेंट टूटेगा नॉर्मल की डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और एक टूटेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। यस और नो? तो मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्स के तौर पे कंपोनेंट कौन सा लिया जाएगा, बी कॉस थीटा लिया जाएगा कि बी साइन थीटा लिया जाएगा? बी साइन थीटा नहीं लिया जा सकता बिल्कुल किसी हालत में, क्योंकि हमने बात करी है परपेंडिकुलर जाने वाला कंपोनेंट। तो बी साइन थीटा तो सरफेस के पैरेलल निकल रहा है, वो एज ए फ्लक्स काउंट नहीं हो सकता। केवल बी कॉस थीटा ही, है ना, होगा। बी कॉस थीटा जो है नॉर्मल कंपोनेंट होगा, तो यहाँ पे हम बी कॉस थीटा को नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे। तो अब यहाँ पे यदि हम बात करेंगे कि फाई इज इक्वल्स टू, तो छोटा सा कंपोनेंट डी फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा डॉट डी एस, छोटा सा एरिया डी एस, राइट? हाँ वहाँ का एरिया है डी एस, तो बी कॉस थीटा डॉट डी एस हो गया है। चलिए अब इसको देखते हैं। सो ये क्या बन जाएगा? डी फाई इज इक्वल्स टू, बी को साथ कर लें, डी एस को साथ कर लें, कॉस थीटा, बी डॉट बी इंटू डी एस कॉस थीटा। अब आप जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक ना? मॉड ए, तो यहाँ से भी इसको मैं हटा दूं तो ये बन जाएगा वेक्टर बी डॉट डी एस। कॉस को यदि मैंने हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो ए बी कॉस थीटा कितना होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ से मैंने इसको बी डॉट डी एस कर दिया, सो डी फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट डी एस। नाउ टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, total flux phi is equals to integration of d phi, so phi is equals to integration of b dot ds। क्लियर हो गया? सो ये इस तरीके से आप फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास में फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट डी एस कह लें या बी डॉट डी ए कह लें, इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा। ठीक है? याद रखिएगा यहाँ पे थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? थीटा मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल है। क्लियर? थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल है। क्लियर? यस। अगर तो यहाँ पे मेनली आपकी वैल्यू आ चुकी है। यदि बात करते हैं फॉर टोटल सरफेस, सरफेस टोटल सरफेस की बात कर ली जाए तो पूरे सरफेस के लिए फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फाई इज इक्वल्स टू बी बी डॉट एस आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कैसे आएगा? टोटल सरफेस के लिए अगर टोटल सरफेस एरिया एस है, टोटल सरफेस एरिया कितना है? एस, एस है टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ से यदि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बी जा रहा है तो इसका कंपोनेंट नॉर्मल की डायरेक्शन में थीटा एंगल पे कितना मिलेगा? बी कॉस थीटा। क्लियर? तो फाई नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी कॉस थीटा इनटू टोटल सरफेस एरिया एस। सो फाई नेट इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, ये हो गया इसका कॉस कंपोनेंट, इनटू टोटल सरफेस एरिया एस हो जाएगा। सो यदि इसको मैं वेक्टर एलिमिनेट करूं, सो बी एस कॉस थीटा वेक्टर बी इंटू एस इंटू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू बी डॉट एस। ये हो गया, ठीक है ना? या इसको बी डॉट एस लिखते हैं फाई नेट करके, या कुछ लोग बी ए भी लिखते हैं, सो फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। हाँ, ए भी सरफेस एरिया है बच्चों, और एस भी सरफेस एरिया, तो कहीं पर कोई एस ले लेता, कोई ए ले लेता है, आप कोई दिक्कत नहीं, जो अच्छा लगे आप ले लीजिए। ठीक है, तो आप चाहे बी डॉट ए लिख दें, चाहे आप बी डॉट एस लिख दें, तो कंप्लीट सरफेस एरिया के लिए लगेगा। और यदि आप इंटीग्रेशन करके करना चाह रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये केवल रेगुलर सरफेस के लिए लगेगा, बी इंटू ए, बी डॉट ए जो है रेगुलर सरफेस के लिए। बट ज़्यादातर आपको इरेगुलर सरफेस मिलेंगी, इसमें आपको इंटीग्रेशन करके ही निकालना पड़ेगा। ठीक है इतना। चलिए बस में स्पेशल केस देख लीजिए। अभी आपने देखा कि फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए या बी डॉट ए, सो फाई नेट इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, सो फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला केस है, फर्स्ट केस है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। मतलब क्या? मतलब ये है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस एरिया वेक्टर के नॉर्मल हो। यस, एरिया वेक्टर के पैरेलल, सॉरी नॉर्मल नहीं कहना चाहिए मुझे, एरिया वेक्टर के पैरेलल और सरफेस के नॉर्मल। ठीक है, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर एन कैप जा रहा है। तो यहाँ पे थीटा कितने डिग्री हो गया? 0 डिग्री। अब देखा जाए यहाँ पे, तो ये सरफेस के तो परपेंडिकुलर है, बट सरफेस वेक्टर के या नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाई इस समय हो जाएगा बी ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, जो कि मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी इंटू ए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तो मैक्सिमम बाहर की ओर जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी इंटू ए। अब यदि इफ सेकेंड केस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जाए, सॉरी एरिया वेक्टर ये है, ये एन कैप है, और यदि मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस तरीके से चला जाए, ये देखिए, तो यहाँ पे एंगल कितना दिख रहा है आपको? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का 90 डिग्री है, 90 डिग्री। सो सेकेंड केस में इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा? 0। मतलब सरफेस को अगर टच करके जाएगा अंदर से, या सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये फ्लक्स की यहाँ पे थ्योरी पूरी हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ देते हैं एक बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी related to magnetic flux, the total number of magnetic field lines of force passing normally through area placed in a magnetic field is equal to magnetic flux linked with that area. Consider an element of area, that is dA, on a rectangular shape as shown in figure. तो यहाँ पे देखिए ये एक छोटा सा एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, dA है, राइट। तो ये dA वेक्टर नॉर्मली इस तरफ जा रहा है अपने सरफेस से, नॉर्मल वेक्टर, और बी से थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे आ रहा है। तो इससे जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डी फ्लाई 5 बी। बेटा मैग्नेटिक के लिए बी से शो करते हैं, इलेक्ट्रिक के लिए ई से। जब हमने गॉस थ्योरम पढ़ाई थी तो हमने आपको ई बताया था, याद है? तो ई के लिए इलेक्ट्रिक होता है, और बी के लिए, मैग्नेटिक के लिए बी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक के लिए बी भी यूज कर सकते हैं आप लोग। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डी इक्वल टू बी डॉट डी इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस 5 बी इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन कर दीजिए, पी डॉट डी ए का इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, इट इज कॉल्ड 1 वेबर। बन जाएगा। यस, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट होती है वेबर। कैसे, आपने देख लिया। इसको बोलते हैं, बी को बोलते हैं टेस्ला, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर जो होता है 180 डिग्री पे। चलिए देखिए 180 डिग्री का केस देख लेते हैं। अगर 180 डिग्री पे हमारे पास में थीटा होगा तो क्या होगा? सो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे आपने देख लिया था। अब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री के लिए क्या हाल हो रहे होंगे? फ्लक्स अंदर आ रहा होगा, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर आए। ये देखिए,
यहाँ पर बेटा ये एन कैप है, एरिया वेक्टर, और ऊपर की ओर जा रहा है, और सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। अब इस समय देखिए दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री हो गया है, 180 डिग्री। ठीक है, सो फाई इज इक्वल्स टू, यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट कंप्लीट ए का, सो फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, सो फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए कॉस 180 डिग्री। बच्चों कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, सो फाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी इंटू ए। क्लियर हो गया? तो ये देखिए ये जो फ्लक्स है ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब अंदर की ओर आ रहा है। क्लियर? फ्लक्स नेगेटिव है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस क्या है, अंदर की तरफ है सरफेस के। क्लियर हो गया? तो मिनिमम मिनिमम तो जीरो ही होगा, बस ये इसमें से पता चलता है कि अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है। क्लियर हो गया? हाँ, तो याद रखिएगा, जो फ्लक्स होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको हमेशा बी इंटू ए, और मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है ना, तो फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू बी इंटू ए। यस। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट चेंजेस, द ईएमएफ एंड current are induced in the circuit, this phenomenon is known as electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहलाता है समझिए। अगर किसी कॉइल है आपके पास, सपोज एक कॉइल ले लीजिए आप, इस तरीके से आपने एक कॉइल ले ली है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, ये आपने एक कॉइल ले ली है, ये आपके सामने स्पेस में रखी हुई है कॉइल, और यहां से पीछे से आप एक मैग्नेट ला रहे हैं। ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल। ठीक है, अब ये मैग्नेट आप लेकर के आ रहे हैं, और इस मैग्नेट के मूव होने से इस कॉइल के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, करेगा ना। तो मैग्नेट के मूव होने से, मैग्नेट के मूव होने की वजह से इस कॉइल के ऊपर, इस कॉइल के ऊपर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ मतलब वोल्टेज पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? और अगर ये कॉइल क्लोज है तो इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी। जैसे फिलहाल अभी क्लोज नहीं है, बट यदि इन केस अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं तो इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो इस तरीके से मैग्नेट के मूव करने से करंट का स्टेब्लिश होना ही कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? तो ये जब अब मैग्नेट मूव करता है तो किस में चेंज होता है, इस कॉइल से लिंक हो रखे फ्लक्स में, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज हो रहा मैग्नेटिक फ्लक्स किसको राइज करेगा, किसको पैदा करेगा, इंड्यूस ईएमएफ को, है ना। हाँ, ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड। यस। तो इस तरीके से यदि मैग्नेट घूमेगा या कॉइल घूमेगी, कुछ भी होगा, मतलब रिलेटिव मोशन होगा, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पढ़ते हैं। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट चेंजेस, अगर किसी सर्किट से लिंक हो रखा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जैसे ये एक सर्किट है, इसमें से एक लिंक हो रखा है मैग्नेटिक फ्लक्स और ये लगातार बदल रहा है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट चेंजेस, द ईएमएफ एंड करंट आर इंड्यूस। तो सबसे पहले क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। उसके बाद में क्या इंड्यूस होगी, करंट। ठीक है ना। यदि सर्किट ओपन है, यदि मान लीजिए मैंने सर्किट ओपन कर दिया, देखिए, ठीक ना, तो यदि ये मैंने सर्किट ओपन कर दिया है, जैसे ये सर्किट ओपन है, तो करंट नहीं भी इंड्यूस होगी तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब इसका एक पार्ट बैटरी का प्लस बन जाएगा, एक टर्मिनल, और एक टर्मिनल क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा हम समझाएंगे। तो एक टर्मिनल प्लस बन जाएगा कोई सा भी, और एक टर्मिनल इसका माइनस बन जाएगा, मतलब इसके अक्रॉस क्या आ गया, इसके अक्रॉस, टर्मिनल के अक्रॉस ईएमएफ आ गया, जो कि करंट को दौड़ाने की कोशिश करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर?
सो दिस ईएमएफ, जितने का भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो ईएमएफ पैदा होता है इसके टर्मिनल में, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ गए? और अगर सर्किट क्लोज हो तो फिर इस ईएमएफ के कारण एक सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगी, उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं बेटा? हम्म, उस करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ भी देख लिया, आपने इंड्यूस्ड करंट भी देख लिया, है ना? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? चलिए अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। अब आप बोलोगे कि सर कितना ईएमएफ पैदा होगा, आपके सवाल होंगे कि सर कितना ईएमएफ पैदा होगा, कितनी करंट पैदा होगी। तो सबसे पहला है कि सर ईएमएफ कितना होगा, और फिर उसके बाद है सर ईएमएफ है पता चल जाएगा तो हम करंट का पता लगा लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी मतलब वोल्टेज यानी ईएमएफ, है ना? तो यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है कि फेराडे, सॉरी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, ईएमआई से रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं जो इसको गवर्न करते हैं, जिनसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना ईएमएफ डेवलप होगा। ये सब चीज़ें हमको पता करनी है। तो हमको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट लॉस पढ़ने। तो सबसे पहले इसके बारे में जो काम किया था वो था माइकल फेराडे ने। तो सबसे फेराडे ने कुछ लॉ दिए। तो फेराडे का फर्स्ट लॉ है, फेराडे का पहला लॉ। इस लॉ को इन शॉर्ट में अपनी भाषा में बोलता हूं, जब तक है जान। क्या बोलता हूं? जब तक है जान। जी हाँ, जब तक है जान का मतलब क्या होता है? फेराडे साहब का कहना था कि भाई साहब, अगर आपके पास में कोई कॉइल है, कोई सर्किट है, कोई सोलेनॉइड है, और आप यदि इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलपमेंट करा रहे हो, तो ये तभी तक डेवलपमेंट होगा जब तक कि फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा। मतलब जब तक आप मैग्नेट को या कॉइल को आगे पीछे मूव कर रहे हो। समझ में आ गया? जैसे ही फ्लक्स में चेंज बदलेगा, याद रखिएगा फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, केवल इतना काफी नहीं कि फ्लक्स जाए, फ्लक्स में बदलाव भी हो। ओके, सो ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक आपका फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, चेंज इन फ्लक्स। समझ में आया कि नहीं आया? जब तक ईएमएफ जिंदा है, ईएमएफ तब तक जिंदा है जब तक फ्लक्स में चेंज जिंदा है। जैसे ही आप फ्लक्स को फिक्स कर दोगे, ईएमएफ कितना हो जाएगा? जीरो, ईएमएफ प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे ये मान लीजिए कि ये आपके सामने एक क्वाइल है, और इस क्वाइल के सामने एक स्टिल मैग्नेट रखा हुआ है। तो कोई बोलेगा इससे जाने वाला ईएमएफ कितना होगा? आंसर जीरो, क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक ना? फ्लक्स फिक्स का फिक्स रुका हुआ है। नहीं, मूव नहीं कर रहा, मैंने मूव करने को नहीं बोला है। हाँ, मैंने कहा दोनों स्टिल है। हाँ, तो भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बच्चों। एक बच्चे यहाँ बात पूछी कि अगर सर दोनों मैग्नेट भी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और क्वाइल भी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो भी बेटा रिलेटिव मोशन दोनों का जीरो है, बिकॉज V1 माइनस V2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो जितना फ्लक्स सेट रहेगा उतना चलते ही रहेगा। क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया? तो भी कोई क्रिएशन नहीं होगा, यहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं होगा। सो फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं फेराडेस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ क्या है? Whenever the number of magnetic lines of forces, that is called magnetic flux, passing through a circuit changes, an EMF called induced EMF is produced in the circuit. The induced EMF persists as long as there is a change or cutting of flux. जब तक फ्लक्स में चेंज हो रहा है या फ्लक्स कट रहा है सर्किट से, तब तक आपका इंड्यूस ईएमएफ होता रहेगा या ईएमएफ पैदा होता रहेगा। और जैसे ही आपका फ्लक्स बदलना रुक जाएगा, ईएमएफ भी पैदा होना रुक जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है। तो पहला लॉ जो था वो था क्या? क्वालिटेटिव लॉ था। पहला लॉ बताता था कि ईएमएफ बनता कैसे है। तो फर्स्ट लॉ जो था वो क्वालिटेटिव था। क्या था बेटा? क्वालिटेटिव। हाँ, क्वालिटेटिव, जो क्वालिटी बताता था। अब सेकेंड लॉ जो है बेटा वो क्वांटिटेटिव है। कैसा है बेटा वो?
क्वांटिटेटिव है, और ये क्वांटिफाई करेगा, मतलब बताएगा कि कितना कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है। सेकेंड लॉ कहता है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कॉइल के अक्रॉस, जैसे ये मान लीजिए आपके पास में एक कॉइल है और यहाँ पर आप मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यदि आप एक मैग्नेट को मूव करा रहे हैं किसी कॉइल के आसू आजू बाजू, तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। मतलब जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ आएगा। मतलब टाइम जितना कम दोगे उतना ज्यादा ईएमएफ होगा, टाइम जितना ज्यादा होगा उतना ईएमएफ कम होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ दो चीजों पे डिपेंड करता है, नंबर वन डेल्टा फाई पे और दूसरा डेल्टा टी पे। मतलब नंबर ऑफ फ्लक्स जितने ज्यादा होंगे ईएमएफ उतना ज्यादा दिख रहा है, और टाइम जितना कम होगा ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ। सो सेकेंड लॉ क्या देता है, इसकी वैल्यू देता है। सेकेंड लॉ कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. Mathematically, the induced EMF is given by E is equal to minus of d phi by dt. For a closely wound coil of n turns, E is equals to n गुना कर दीजिए। अगर आपके पास n टर्न्स की कॉइल है बेटा, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। E is equals to, देखिए ये जो था फेराडेस का सेकेंड लॉ था प्रोपोर्शनल, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा ना इन्होंने इक्वल लगा करके गड़बड़ कर दिया है। हाँ माइनस इक्वल लगा के गड़बड़ कर दिया है। देखिए केवल जो लॉ था वो ये था, ई इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बी बाई डी टी, ठीक है ना। और फॉर एन टन्स, अगर आप एन टन्स की बात करें तो हो जाएगा ई इज प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई बी बाई डी टी। बिल्कुल सही, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं अगले साइंटिस्ट जिसका नाम था लेंज। तो उन्होंने अपना दिया लेंज लॉ, ठीक है बेटा। लेंज लॉ, इन्होंने माइकल फेराडे के सेकेंड लॉ को आगे बढ़ाया। इन्होंने माइकल फेराडे के बाद, हाँ, इन्होंने डायरेक्शन दी ईएमएफ की कि ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होगी। तो देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो ई है, ई इज इक्वल टू, आपने देखा है, सॉरी इक्वल टू नहीं, ई इज प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज अपॉन डी टी। क्लियर। इक्वल हटाइए, प्रोपोर्शनल हटाइए, इक्वल लगाइए। सो ई इज इक्वल्स टू के एन डी फाई बी बाई डी टी। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। लेंज ने फाइंड किया कि के की वैल्यू -1 आती है एक्सपेरिमेंटली। लेंज ने फाइंड किया कि के की वैल्यू कितनी आती है, -1। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो अब ई क्या बन जाएगा, ई इज इक्वल्स टू माइनस के की जगह 1 रख दिया तो माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी। बताइए बना कि नहीं बना। एन टन्स के लिए माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी, और अगर एक टन्स के लिए बात करो तो एन इक्वल टू 1 रख दो। एन इक्वल्स टू क्या रख दो, 1 रख दो। सो ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाइव मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन डी टी। क्लियर कि नॉट क्लियर। मतलब प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ जो होता है वो हमेशा फ्लक्स में चेंज का क्या करेगा, माइनस मतलब अपोज करेगा। माइनस का मतलब अपोज। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो अब लेंस लॉ पढ़ते हैं। इट्स शोन दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज दैट इट हैज इंड्यूस इट। ठीक है। मतलब जो इंड्यूस करंट होगी वो इस तरीके से होगी कि ये हमेशा अपोज करेगी, इसने जिसे किसका अपोज करेगी, फ्लक्स में चेंज का। फ्लक्स में चेंज का या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी जो हमेशा उस कॉज का अपोज करेगा जो इसको डेवलप कर रहा है। सो आप लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट it always poses
द कॉज विच डेवलप्स इट। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जो इंड्यूस करंट होगी, इंड्यूस करंट जो होगी यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी जो हमेशा उस कॉज का अपोज करेगी जो इसको डेवलप किया है। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज दैट इट हैज इन दैट हैज इंड्यूस्ड इट, मतलब जिसने इसे पैदा किया है। चलो देखते हैं जैसे यहाँ पे जैसे एक कॉइल ले लो आप, एक आप सिंपल कॉइल ले लो यहाँ पे, ठीक है बेटा। और आपने यहाँ से आकर के ये एक नॉर्थ पोल ले लिया और ये साउथ पोल है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? अब देखिए यदि आप यहाँ से मैग्नेट को मूव करके पास में ला रहे हैं, तो यदि आप एक मैग्नेट को मूव करके पास में ला रहे हैं मैग्नेट को मूव करके यदि पास में ला रहे हैं, तो ये फ्लक्स, अंदर आने वाला फ्लक्स बताइए बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है? हाँ, आने वाला फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। फ्लक्स आने वाला बढ़ता जा रहा है, तो इसमें एक डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये नॉर्थ पोल क्रिएट करे। क्यों? क्योंकि इसको इसके अंदर आने का अपोज करना है। अब जब ये इसके अंदर आने का अपोज करना है, तो ये चाहेगा कि मैं यहाँ पे क्या बन जाऊं? नॉर्थ पोल बन जाऊं। क्या बन जाऊं यहाँ पे? नॉर्थ पोल। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो अगर ये चाहता है कि मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाऊं, देखिए, तो ये नॉर्थ पोल बनने के लिए इसको सामने की डायरेक्शन से इधर पे कैसी करंट फ्लो करवानी पड़ेगी इसको? हम एंटी क्लॉकवाइज। कैसी क्लॉक? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो यदि आप जो है यहाँ पे इसको एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आपको फ्लो करानी पड़ेगी। तो इधर से ये एंटी क्लॉकवाइज करंट, एक मिनट, चलिए देखिए, सामने वाली साइड से इसको एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवानी है, ठीक है। तो करंट कैसी फ्लो होगी? देखिए, इस तरीके से करंट फ्लो होगी। दिखा कि नहीं दिखा? सामने वाली साइड से इधर से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है कि नहीं है? नहीं ठीक? हाँ, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो जाएगी। तो ये नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करेगा सामने वाला हिस्सा। तो थ्री डी में ऐसे समझिए, ये देखिए इस तरीके से कुछ गड़बड़ बन गया। नहीं, देखिए क्लॉकवाइज, आप वही कंफ्यूजन, मैं इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों कि आपको कहीं क्लॉकवाइज तो नहीं दिख रहा है। देखो, दो नजरिए हैं, अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। अगर आप यहां से देखना चाह रहे हो, क्योंकि मैग्नेट आपका इधर से मूव करके आ रहा है, तो यहां से आपको नॉर्थ पोल बनवाना है, यहां से आपको नॉर्थ पोल चाहिए है, इधर से। मतलब ये वाला हिस्सा सामने वाला नॉर्थ बनेगा। तो इधर से यदि आप देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और इधर से देखोगे तो आपको यहां से क्लॉकवाइज दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो जब यहां से एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो यहां से क्या दिखेगा आपको? क्लॉकवाइज, क्योंकि ये वाला पोल नॉर्थ बन जाएगा और ये वाला पोल साउथ बन जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, ये देखिए, हाँ, ये थोड़ा डायग्राम एक्सैक्ट बनाया हुआ है। अब देखिए, आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा था, ठीक है ना। हाँ। हम्म, ये देखिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट डेवलप हो रही है। जैसे मान लो ये 12 है, तो 12 के बाद 11 बजेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना। तो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ आएगा तो पास में आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। बट ये अपोजिशन करेगा इसका कि मेरा फ्लक्स मत बढ़ाओ। तो फ्लक्स ना बढ़ाने के लिए यहाँ पे इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी, जिससे कि नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यदि पोलरिटी की बात की जाए, कोई दो टर्मिनल ले लो, मान लो यहाँ पे दो टर्मिनल बैटरी, एक एक ये दो बैटरी के दो टर्मिनल हो गए, ठीक है ना। क्लियर कि नॉट क्लियर?
तो देखिए यहाँ पे एक प्लस बनेगा, एक माइनस बनेगा। तो पहले टर्मिनल दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, तो ये वाला बनेगा प्लस और ये वाला बनेगा माइनस। क्यों? क्योंकि बैटरी में हमेशा करंट प्लस से निकलती है और माइनस से आती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यदि दो टर्मिनल आप ले लेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप इस तरीके से यहाँ पे बैटरी की पोलरिटी भी पता लगा सकते हैं कि कैसी होगी। तो ये जो डेवलप हुआ है, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। क्या है ये? ईएमएफ। तो पहला केस देख लिया, व्हेन नॉर्थ पोल इज मूविंग। सेकंड केस देखिए, व्हेन नॉर्थ पोल इज, पहला केस था व्हेन नॉर्थ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। सेकंड केस है व्हेन नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। तो अब नॉर्थ पोल जो है अवे फ्रॉम द कॉइल हो रहा है, बताइए सोनू। अब नॉर्थ पोल जब कॉइल से दूर हो रहा होगा तो फ्लक्स धीरे धीरे कम हो रहा होगा। फ्लक्स क्या हो रहा, कम हो रहा होगा। तो ये कॉइल इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी करंट कि ये फ्लक्स में कमी ना होने दे। पहले क्या, पहले क्या चाह रही थी कि फ्लक्स में बढ़ ना पाए, अब क्या चाहेगी कॉइल कि फ्लक्स में कम ना हो पाए। तो नॉर्थ को प्यार करने वाला पोल डेवलप कर देगी, अट्रैक्ट करने वाला साउथ पोल। पहले रिपेल करने वाला नॉर्थ डेवलप कर दिया था, अब क्या डेवलप कर देगी, साउथ पोल। तो ये देखिए, साउथ मतलब क्लॉकवाइज, साउथ मतलब क्लॉकवाइज। तो ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो गई। डन। यस। तो अब यदि पोलरिटी की बात की जाए, यदि ये दो पॉइंट में ले लूं, ये देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो करंट इधर से निकल रही है। तो इस बार प्लस टर्मिनल ये बनेगा और माइनस ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि करंट प्लस से चल के माइनस की ओर अंदर जाती है। तो देखिए जस्ट अपोजिट है, पहले प्लस नीचे था माइनस ऊपर था, इस बार प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलिए देखिए, तो यहाँ पे अब ये पूछा जा रहा है कि अगले क्वेश्चन में प्रेडिक्ट द पोलैरिटी। देखिए इसमें नॉर्थ पोल पास में आ रहा है। तो अब यदि नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, तो मैंने जैसे ऊपर बताया कि नॉर्थ पोल यदि पास में आ रहा है मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनेगी। ठीक है ना? नॉर्थ पोल यदि पास में आ रहा है तो यहाँ पर इसकी वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनना शुरू हो जाएगी। मतलब ये वाला हिस्सा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब बिल्कुल ऊपर वाली डायरेक्शन में करंट बनाएगा। तो इसको आप 3D में रख के सोचिए। देखिए क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज कैसा होता है? इसको 3D में रख करके सोचिए। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इसकी फ्लो होगी। मतलब इस डायरेक्शन में इसकी करंट फ्लो होगी। तो ये प्लस बन जाएगा, ये वाला प्लस बन जाएगा और ये वाला माइनस बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इस डायरेक्शन से देखिए आप, ये नॉर्थ है, थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ तब समझ में आया। और ये आपके पास में कॉइल रखी हुई है, गोलाकार कॉइल रखी है, ठीक ना? एक काम करो, एक काम करो, इस कॉइल को थोड़ा सा ऐसे रख लो आप, इस कॉइल को आप टिल्ट करके रख लो। ये ऐसे रखी हुई है। अब ये प्लस है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो ऊपर वाला प्लस या तो नीचे वाला माइनस, या नीचे वाला प्लस ऊपर वाला प्लस। अब ये देखो, ये वाला हिस्सा है बाहर वाला, ठीक है, ये बाहर दिखाई दे रहा है। हाँ। और हम्म तो अब यदि नॉर्थ पास में आएगा तो नॉर्थ का अपोज करने के लिए नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ का अपोज करने के लिए नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है? नॉर्थ के लिए बनता है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉकवाइज देखिए, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये यहाँ से 12 के बाद, हाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है क्योंकि ये 12 बज रहे हैं और ये पीछे की ओर जा रहा है, ठीक ना? तो करंट की डायरेक्शन तो ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, ठीक है? तो फर्स्ट केस में क्या बनेगा, ए बनेगा प्लस और बी बनेगा माइनस। क्लियर है बेटा? सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में ये कह रहा है कि ये साउथ पास में आ रहा है, ठीक है ना? तो अगर सेकेंड केस में बट ये वाला साउथ पास में आ रहा है,
तो अगर सेकेंड केस में साउथ पास में आ रहा है, देखिए अब आपको राइट साइड से देखना पड़ेगा। देखो इधर पे आपकी आंख यहाँ होनी थी, और इधर वाले के लिए केस के लिए आपकी आंख यहाँ पे होनी थी, ठीक है। तो अब देखिए यदि आपके पास में बेटा यदि साउथ पास में आ रहा है, तो साउथ पास में आएगा तो बेटा ये साउथ बन जाएगा, राइट। साउथ यानी कि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में ये 12 और 12 के बाद 1 बचेगा, मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हाँ, मतलब करंट इस तरीके से यहाँ से जाते हुए ये घूम करके वापस आ जाएगी। इसका मतलब करंट यूं जा रही है, बी से निकल रही है, मतलब बी हो गया प्लस और ए हो गया माइनस। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो करंट इस तरीके से निकल करके इधर पे अंदर जाएगी। तो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? सेकेंड केस में हो जाएगा बी पे प्लस और ए पे माइनस। डन। चलिए अगला टॉपिक बनाते हैं बच्चों, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए the EMF induced across the end of a conductor due to this motion, due to its motion is called motion in a magnetic field is known as motional electromotive force, या इसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। किसके कारण? अगर आप एक कॉइल को रख दो मैग्नेटिक फील्ड में, इसको समझने के लिए डायग्राम देखो बेटा। यहाँ पर आपके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? परपेंडिकुलर इनवर्ड, इनवर्ड है ना। मान लीजिए ये लगा हुआ है, भले मैं डायग्राम में नहीं बना रहा हूँ, मगर पूरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अंदर जा रहा है, और आपने यहाँ पे एक कॉइल रख दी है, एक फ्रेम रख दिया है। ये देखिए इस तरीके का आपने एक कॉइल रख दी है यू शेप का, और इसके ऊपर एक फ्रेम है। हाँ, ये फ्रेम है, और आप इस फ्रेम को आगे पीछे कर सकते हो धक्का मार करके इस कॉइल के ऊपर, ठीक है बेटा। चाहे आगे करो चाहे पीछे करो, ठीक है ना। तो अब जब भी आप इस पे आगे पीछे करेंगे तो क्या हो रहा है, पहले कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट क्या कहता है? आपने देखा है कि जो ईएमएफ बनता है, ईएमएफ बनता है वो किसकी वजह से बनता है? फ्लक्स में चेंज की वजह से। बताइए यस कि नो? जो मेन फार्मूला आपका बना है आज वो, दैट इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, बना कि नहीं बना? E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस को छोड़ दीजिए, आप केवल ध्यान दीजिए फेराडे के लॉ पे। तो E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, सेकेंड लॉ। और फाई की वैल्यू क्या है? E इज प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी। फाई की वैल्यू है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, राइट। मतलब ईएमएफ बनाने के 3 तरीके हैं। या तो बी में बदलाव कर दो समय के साथ, बी कॉस टी लगा है, या तो एरिया में बदलाव कर दो, या एंगल में बदलाव कर दो, राइट। तो चाहे तो बी में बदलाव कर दो, चाहे ए में बदलाव कर दो, और चाहे एंगल में बदलाव कर दो। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये जो सेकंड के ये जो देख रहे हो आप मोशनल ईएमएफ, जैसे ही आप मान लो इसको कॉइल को खींच करके यहाँ पे लेके आओगे, इसको ये इस वाली लिंब को लेकर के यहाँ पे आओगे, तो बताइए एरिया पहले से छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एरिया में बदलाव हो गया कि नहीं हो गया? और एरिया में बदलाव होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा कि नहीं होगा? हाँ, मतलब हमें इस चैप्टर में अलग अलग पर्टिकुलर केसेस के बारे में पढ़ना है, कि कभी बी में बदलाव कर दो, कभी ए में बदलाव कर दो, कभी थीटा में बदलाव कर दो, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ इस बात को, कि देखिए आपने देखा कि ईएमएफ जो होता है फेराडे के लॉ से, दैट इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी हुआ करता है, राइट। मतलब आपको ईएमएफ अगर बढ़ाना है या प्रोड्यूस करना है या डेवलप करना है ना, तो ईएमएफ के डेवलपमेंट के लिए फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। और फ्लक्स आपने देखा क्या होता है? फ्लक्स आपने देखा फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, देखा ना। तो फ्लक्स इक्वल्स टू बी डॉट ए, और फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए को यदि ओपन कर देंगे तो बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। सो ई इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी, और फाई की जगह बी ए कॉस थीटा। मतलब 3 चीजें बदल सकती हैं, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड बदल दो, चाहे तो एरिया बदल दो, और चाहे तो कॉस थीटा बदल दो।
ठीक है ना। इन तीनों के बदलने से क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर जो आपको जो मैं मोशनल ईएमएफ बता रहा हूं, ये जो चीज आपको बताई जा रही है, इसमें एरिया बदला जा रहा है। क्या बदला जा रहा है इसमें, एरिया बदला जा रहा है, राइट। ठीक है ना। चलिए, सो मोशनल ईएमएफ में क्या करना है, आपके पास में एक इस तरीके का फ्रेम आपको दिख रहा है, ये फ्रेम ले लेना है जिसकी लेंथ एल है और ब्रेड्थ इसकी बदलती रहेगी। ये देखिए, या ब्रेड्थ एल मान लो अब, है ना। ये देखिए, ये वाली जो लिम्ब है ये फिक्स है, इसको एल ले ली गई यहाँ पे, तो ये एल लंबाई, एल लेंथ है। ओके, और ये फ्रेम के ऊपर एक हमारा जो दूसरा वायर है जो मूव कर रहा है, कर रहा है मूव। इसे अंदर बाहर हम लेकर के आ जा सकते हैं, ठीक है। सो अब यदि मैं इसको अंदर बाहर मूव करूंगा, मान लीजिए कोई रैंडम डिस्टेंस किसी पोजीशन पे, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट पे है, तो अगर मैं इसको मूव करूंगा, ठीक है, तो यदि मैं इसको मूव करूंगा तो एरिया कम होगा कि नहीं होगा। अगर अंदर की तरफ लेके जाऊंगा तो एरिया कम होगा, होगा ना एरिया कम। और एरिया कम होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखिए, यदि मैं बी को कांस्टेंट कर दूं तो बी बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा, केवल अंदर क्या बचेगा, डी ए बाई डी टी। यस और नो। तो अगर ये चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा, यस और नो। तो आइए करते हैं इसका डेरिवेशन। फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर पी क्यू आर एस। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर पी क्यू आर एस एज्यूम कर लिया है, क्योंकि बात हमारी क्वाइल में ही होगी, तो इसलिए बाहर का पार्ट हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। पी क्यू आर एस आपने एक रेक्टेंगुलर क्वाइल सपोज कर ली है, इन विच द पी क्यू इज अ फ्री टू मूव, जिसमें पी क्यू फ्री करने मूव करने के लिए फ्री है। द रॉड पी क्यू इज मूव टूवर्ड द लेफ्ट, यस, विद अ कांस्टेंट स्पीड वी। तो बेटा रॉड जो है कांस्टेंट स्पीड वी से मूव करती है। अब बेटा 11th क्लास में आपने पढ़ा है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू वी, बताइए हाँ या ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वी, यस की नो, है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, द मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्लोज बाय द लूप पी क्यू आर एस विल बी 5b इक्वल टू बी डॉट ए, दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिख देता हूँ इसका, कि इस लूप के साथ पी क्यू आर एस के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। 5b इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, या बी ए कॉस थीटा, बताइए, ठीक है बेटा। 5b इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा यहाँ पे हो गया है ना। तो बी ए कॉस थीटा, अब बी की वैल्यू तो ठीक है, बी है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ एल है और ब्रेड्थ यहाँ तक की एक्स बन गई, बन गई कि नहीं बन गई, इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितने डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री होगा। अब आपको क्यों होगा कॉस 0 डिग्री, क्योंकि देखो भैया, एरिया इसका जो है वो, एरिया जो है इसका नॉर्मल जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर लूप है, जाएगा कि नहीं आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो दोनों एरिया वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए। तो दोनों पैरेलल हो गए, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। सो 5b इज इक्वल्स टू, फाइनली कितना आ गया हमारे पास, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी इंटू एल इंटू कितना, एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर, यस। अब देखिए, लेंज साहब का रूल होता है E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फा बाई डी टी, यस और नो, बाई लेंज लॉ। तो लगा दीजिए यहाँ से बाई लेंज लॉ, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, सो दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव, है ना, डी बाई डी टी। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, फाई की वैल्यू कितनी है, बी इंटू एल इंटू एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर, यस। तो बी बाहर आ जाएगा, एल बाहर आ जाएगा, सो बी बाहर हो गया, एल बाहर हो गया माइनस में, और यहाँ पे ओनली डी एक्स बाई डी टी। क्लियर कि नॉट क्लियर, यस। तो देखिए, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, वी आ जाएगी। ओके, सो E इज इक्वल्स टू माइनस बी एल और कितना, वी, ठीक है। हाँ, निगेटिव साइन क्या करेगा, निगेटिव साइन यहाँ पे बताएगा कि यहाँ जो ईएमएफ आएगा
वो इसकी मोशन का अपोज करेगा। मतलब इस लिम्ब को जो हम खसका रहे हैं अंदर की तरफ, उसको रोकने की कोशिश करेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ द कंडक्टर को कम करने की कोशिश करेगा। तो ज्यादा निगेटिव से टेंशन नहीं है। नेगेटिव साइन shows the nature of induced EMF। ठीक है, EMF नेगेटिव साइन। तो मेनली बेटा जो E निकलेगा दैट इज इक्वल्स टू BLV होगा। तो ये हो गया मोशनल EMF का पहला डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर? E इज इक्वल्स टू BLV। कोई प्रॉब्लम? यस। तो यही मेथड ठीक है अपनी, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ये हो गया अपने पास में E इज इक्वल्स टू BLV। यस। चलिए देखिए बेटा, इसका एक छोटा सा पार्ट है। कई बार फोर्स निकालने को आ जाता है कि इस पर फोर्स निकाला जाए वायर पर। तो किस वायर पर हम फोर्स निकालने वाले हैं बेटा? एक्सटर्नल वायर पर। ये जो हमारा वायर जो लास्ट में है ना, इस वायर पे, ये वायर पे, इस पे कितना फोर्स लगेगा? ठीक है, तो हमको इसको कितना इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, ये निकालना है। तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर फोर्स इक्वल टू कितना होता है? BIL साइन थीटा। होता है कि नहीं होता? यस, आई इक्वल एफ इक्वल टू BIL साइन थीटा होता है। सो फोर्स इक्वल टू बी। नाउ इक्वल टू आई इक्वल टू कितना होता है? V/R। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ये पूरा पाथ जो उसका रेजिस्टेंस R होगा। ठीक है। तो आई इक्वल टू V/R होता है ना, क्या दिक्कत है? तो आई इक्वल टू V की जगह, वोल्टेज की जगह यहाँ पे क्या है? EMF अपॉन R। और EMF की वैल्यू अपन ने क्या निकाली अभी अपन ने निकाली है वैल्यू BLV अपॉन कितना हो गया? R। सो F इक्वल टू BLV/R। ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाई कितना कर दिया हमने? L कर दिया। सो L आंसर क्या हो गया? B²L² V अपॉन R। ये बन गया आपका मोशनल EMF के साथ साथ फोर्स ऑन द वायर। डन। चलिए चलिए बच्चों, नेक्स्ट डेरिवेशन है इंड्यूस EMF ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब रॉड मूव करेगी। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट में ही मैंने बताया था आपको कि E इज इक्वल्स टू कितना होता है? d∅dt। और सॉरी, लेंज के साथ -d∅dt। माइनस नेचर को शो करता है, याद रखिएगा। और फाई की वैल्यू जो होती है यहाँ पे, माइनस ऑफ फाई की वैल्यू d/dt, एंड फाई इज इक्वल्स टू होता है BA cos थीटा। क्लियर बेटा? तो अगर तीन चीजों के साथ ये बदलाव हो सकता है, या तो B बदले, या A बदले, या cos थीटा बदले। cos थीटा बदले मतलब अल्टीमेटली थीटा को बदलना पड़ेगा, है ना? तो अभी तक हमने कौन सा केस देख लिया? अभी तक हमने एरिया बदले। अब हम सेकंड केस देखने वाले हैं कि हम थीटा को चेंज करेंगे, थीटा बदलेगा। क्लियर? तो पहले मैं आपको बता दूं, देखिए थीटा की वैल्यू एक बार आपने पढ़ी होगी क्लास 11th में। थीटा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बताइए होता है कि नहीं होता? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बाई टाइम। सो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी भी हुआ करता है। ठीक है ना? ये वाला कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट डेरिवेशन हम करते हैं। इंड्यूस EMF ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आपके सामने एक मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। ये देखिए, ये क्रॉस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बच्चों? और यहाँ पर एक L लेंथ की एक वायर है। L लेंथ की एक वायर है, और L लेंथ की एक वायर है, रॉड है, रॉड कह लो। और ये L लेंथ की जो रॉड है, ये मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है ना? कट 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 कट। तो ये देखो क्या करेगी बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी? कट करेगी ये रॉड। इस तरीके से ये जब रोटेट होते जाएगी, तो किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर मान लो घूम करके ये आ जाती है। ओके, ये मान लीजिए कि कुछ समय के बाद ये एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर ये घूम करके आ गई है, और ये थीटा एंगल आपको ये दिखाई दे रहा है। ओके बेटा? तो इस रॉड ने
जब यहाँ पे पर्टिकुलर एंगल पे ये घूमी है तो इसने मैग्नेटिक फील्ड कट किया कि नहीं किया? बिल्कुल कट किया है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी कट हुआ है और कुछ ना कुछ एरिया कवर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल कवर हुआ है एरिया, है ना? तो अब यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ इंड्यूस की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, देखिए, क्योंकि एरिया जो है टाइम के साथ बदला है। क्या बदला है? एरिया टाइम के साथ। तो यहाँ पर एक्चुअली होने क्या वाला है? dA/dt होने वाला है ना, क्योंकि b तो कांस्टेंट है ना? b क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो बदलने क्या वाला है? dA/dt। और थीटा भी जो है वो 90 डिग्री है, सॉरी 0 डिग्री। थीटा भी कितने डिग्री है? 0 डिग्री है। क्यों 0 डिग्री है? क्योंकि क्वाइल का जो प्लेन है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो थीटा 0 हो जाएगा, दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो थीटा 0 हो जाएगा, है ना? सो यहाँ पे एरिया बदलने वाला है। तो चलिए अब एरिया के बदलने से ही निकलेगा हमारे पास ईएमएफ। तो सबसे पहले देखिए हम एरिया निकालते हैं कि थीटा एंगल ट्रेवल करने का एरिया कितना होगा। तो यदि ये पूरा का पूरा सर्किल जो है उसकी रेडियस एल मान लूं मैं, तो एरिया कितना बनेगा? पाई एल स्क्वायर। पाई एल स्क्वायर कितने, पाई एल स्क्वायर जो है वो कितने एंगल का एरिया है? 2 पाई एंगल का एरिया है, क्योंकि पाई एल स्क्वायर इज द कंप्लीट एरिया। और कंप्लीट एरिया अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? 2 पाई। ठीक है ना? हम्म। हम्म। तो यहाँ पे 2 पाई एंगल सबटेंड करेगा। तो एक यूनिट रोटेशन के लिए एरिया कितना बनेगा? देखिए 2 पाई रोटेशन के लिए ऐसा समझिए, 2 पाई एंगल रोटेशन पे जो एरिया बनता है वो पाई एल स्क्वायर बनता है। तो 1 यूनिट के लिए कितना बनेगा? पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई, राइट? सो थीटा एंगल के लिए कितना बन जाएगा? तो सॉरी, पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई हो गया ये, यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया। सो थीटा एंगल के लिए कितना बन जाएगा? एल स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एरिया बन गया फॉर एन एंगल थीटा। क्लियर? नाउ फाई की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। सो ऑल यू नो फाई इज इक्वल्स टू होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। सो फाई की वैल्यू यहाँ बी की जगह बी, ए की वैल्यू एल स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों ही पैरेलल हैं। कौन कौन? नॉर्मल वेक्टर, ये देखो नॉर्मल वेक्टर भी, एरिया भी इसका रॉड का अंदर ही जाएगा न परपेंडिकुलर, और ये भी अंदर ही जाएगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे हो गया cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। सो ये कितना हो गया? बी एल स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे फाई की जगह आ गया यहाँ पे थीटा। नाउ सो डी ई की वैल्यू होती है डी फा बाई डी टी माइनस में। सो इज इक्वल्स टू माइनस डी फा बाई डी टी, तो माइनस डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू रख दीजिए बी एल स्क्वायर थीटा बाई 2। सो बी एल स्क्वायर बाई 2 कॉमन है, डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। और हमने अभी बताया था आपको कि ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी, है ना, थीटा बाई टी। और यदि डी टी बाई डी टी कर दें कोई दिक्कत नहीं, तब भी अपने पास में ओमेगा ही बनेगा। ठीक है? सो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया? ओमेगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। क्लियर? सो अमाउंट ऑफ ई एम एफ इक्वल्स टू 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। डन? यस, नोट कर लें।